गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का शिखर के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चंस की, इसमें आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमी के 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए उसको। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या नीति के तहत BIFR की स्थापना की गई थी? BIFR की स्थापना की गई थी या किस चीज के लिए स्थापना की गई थी? ए 1980 की औद्योगिक नीति के लिए, बी कंपनी अधिनियम के लिए, सी बीमार औद्योगिक नीति के लिए, डी MRTP अधिनियम के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत BIFR की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत BIFR की स्थापना की गई थी? ठीक है, देखिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। किस अधिनियम के तहत की गई थी BIFR की स्थापना? तो BIFR की स्थापना 1987 में की गई थी और ये की गई थी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए, यानी कि बीमार पड़ चुकी यूनिट, रुग्ण अर्थात बीमार, जो समाप्त होने वाली है, जिसमें स्किल नहीं रहा है, जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, ऐसी यूनिट्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीमार औद्योगिक नीति के तहत इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक बार बार विभिन्न अनुपातों या दरों में परिवर्तन करता रहता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ए मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए, या दूसरा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता के धन की कीमत पर बैंक अत्यधिक धनार्जन ना करे। ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी केवल तीन सही है, डी 1, 2 तथा 3 उपयुक्त सभी सही है। हालांकि दो ही स्टेटमेंट है, एक और दो स्टेटमेंट है ये। तो भारतीय रिजर्व बैंक बार बार विभिन्न अनुपातों या दरों में परिवर्तन करता रहता है, ऐसा किया जाता है मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता के धन की कीमत पर बैंक अत्यधिक धनार्जन ना करे। इसका 3 हटा दीजिए, केवल 1 तथा 2 दोनों ही इसके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? ऋण क्रेडिट कंट्रोल के रूप में कौन काम करता है? केंद्रीय सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी योजना आयोग। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? तो भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में, क्रेडिट कंट्रोल के रूप में जो काम करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई को हम साख नियंत्रणकर्ता के रूप में जानते हैं। साख नियंत्रणकर्ता ये होता है, ये 2 प्रकार से साख क्रेडिट या ऋण को कंट्रोल करता है। उसे हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं, परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं, या इसे हम कहते हैं गुणात्मक साख नियंत्रण, गुणात्मक साख नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP तथा राष्ट्रीय उत्पाद NNP के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ए टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय के बराबर, प्रत्यक्ष करों से आय, अप्रत्यक्ष करों से आय, या पूंजी ह्रास। तो देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और
एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच अंतर किसके बराबर होता है, या किस चीज का इसमें अंतर होता है इन दोनों के बीच, वो आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर है पूंजी ह्रास का अंतर होता है। इसमें हम डेप्रिसिएशन हम इसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का अंतर इनके बीच होता है। ठीक है, हम लिखते हैं जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसलिए इसका एनएनपी में से हम माइनस कर देते हैं किसको, डेप्रिसिएशन। आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता? अल्पकालिक कुछ समय के लिए जो सरकारी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंग्लिश, उसको क्या कहा जाता है? ए शेयर, बी डिवेंचर, सी म्यूचुअल फंड, डी ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र जो कुछ समय के लिए सिक्योरिटी को लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। इसका अलग अलग टाइम निर्धारित होता है, 14 दिन का इसका मिनिमम समय होता है, या 1 महीने, ऐसे करके इनको जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ए व्यापार शेष, बी भुगतान संतुलन, सी व्यापार की संतुलित स्थिति, डी व्यापार से लाभ। तो इस प्रश्न का अंतर दें, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? विजुअल एक्सपोर्ट और विजुअल इंपोर्ट के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, इसको व्यापार शेष कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यह होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार शेष। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आरबीआई जब भारत में नोट जारी करता है, क्योंकि नोट जारी करने का जो अधिकार है आरबीआई के पास है, नोट निर्गमन इश्यू ऑफ पेपर करेंसी आरबीआई करता है, वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के आधार पर करता है। तो वो इसमें क्या अपनाता है? अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया जाता है। इसे हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, और इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम को आरबीआई के द्वारा 1957 से अपनाया गया है। अब यदि आरबीआई को क्या करना है? इश्यू ऑफ पेपर करेंसी करना है। पेपर करेंसी यानी कि नोट का निर्गमन करना है, नोट को छापना है। सीधा आप समझ लीजिए, नोटों को छापना है। तो जिस प्रणाली का वो यहां पर जिस प्रणाली को अपनाता है वही मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई के पास 200 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। अब ये जो 200 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, या तरलता होनी चाहिए, आप इसको कहते हैं तरलता, लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसमें से 115 करोड़ और 85 करोड़ का रेशो होना चाहिए। 115 करोड़ की
सरकारी प्रतिभूतियां होनी चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियां होनी चाहिए, प्रतिभूतियां जिसको हमने ट्रेजरी बिल भी कहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और 85 करोड़ की कीमत का हमारे पास सोना या अन्य तरल वस्तुएं होनी चाहिए, है ना? तो ये होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? ए, लोक लेखा समिति, बी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी, वित्त आयोग, डी, अंतरराज्य परिषद। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी या अथॉरिटी कौन है जो भारत की समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की ये बात कर रहा है, उससे राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है कि भारत की समेकित या संचित निधि से, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया है, उससे कुछ पैसा जो है वो स्टेट को ट्रांसफर किया जाए। ये रिकमेंडेशन कौन करता है? तो ये रिकमेंडेशन वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, और वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है, जो कि एक संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, वो रिकमेंडेशन ये देता है कि कितना पैसा स्टेट को देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में, बी, विश्व बैंक IBRD, सी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IGA, डी, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD। विशेष आहरण अधिकार एक प्रकार की ये पेपर करेंसी आप इसको बोल सकते हैं। विशेष आहरण अधिकार को स्पेशल ड्राइंग राइट्स हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट हम इसको बोलते हैं। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जो लॉन्च किया गया है, लॉन्च जो इसे किया गया था वो 1969 में किया गया था। बाय द वे इट इज अ पेपर करेंसी। तो ये पेपर करेंसी किसकी है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा IMF की ये पेपर करेंसी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? जो पब्लिक डेट है, इंग्लिश में सार्वजनिक ऋण को बोलते हैं पब्लिक डेट। ये हो गया आपका पब्लिक डेट। पब्लिक डेट पर ब्याज अर्थात इंटरेस्ट किसका भाग होता है? ए, उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान, अंतरण मतलब ट्रांसफर पेमेंट, जो भुगतान किया गया है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। अंतरण भुगतान का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट। सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, इनके सरकार द्वारा जो ट्रांसफर किया गया पेमेंट। नेशनल इनकम NI यानी कि नेशनल इनकम, और परिवारों द्वारा भुगतान, जो परिवार द्वारा पेमेंट किया गया है, तो ये किसका भाग माना जाएगा? तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो है वो नेशनल इनकम का भाग माना जाता है। आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ए, आयकर, बी, संपत्ति कर, सी, उपहार कर, डी, बिक्री कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? सही से पढ़िए। जो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? हम देखेंगे इनमें से नहीं है बिक्री कर, सेल टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का है सेल टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक प्रकार का मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसमें कुछ जो गुण है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के है और कुछ इसमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी के गुण है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, नॉट ए कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी के गुण है। तो ये कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वृहद तथा कुटीर यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक पब्लिक तथा निजी प्राइवेट क्षेत्रों का सह अस्तित्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का को एग्जिस्टेंस है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित इकोनॉमी जो होती है इसमें को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक और आपका प्राइवेट सेक्टर दोनों का, सार्वजनिक तथा निजी दोनों का इसमें सहअस्तित्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? निम्न के द्वारा जारी किया जाता है। ए भारतीय, ये रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। बी भारतीय स्टेट बैंक। सी भारत के राष्ट्रपति। डी भारत सरकार। 1 रुपए के नोट को किन के द्वारा जारी किया जाता है? भारत में 1 रुपए का नोट निम्न के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी एक अथॉरिटी है जो 1 रुपए के नोट को जारी करता है? तो ध्यान रहे, 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है। ये वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। इस 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया जी। नेक्स्ट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रुपए की परिवर्तनीयता, इंग्लिश में कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है। ए रुपए के नोटों को सोने में बदल देना। बी विपणन बिलों, मार्केट फोर्सेस, विपणन बलों नहीं होगा, विपणन बिलों होगा, मार्केट बिल होगा, ये मार्केट बिल द्वारा रुपए के मूल्य को निश्चित कर देना। सी रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से आप देखिए कि भारत में रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? ए रुपए के नोटों को सोने में बदलना, विपणन बिलों द्वारा रुपए के मूल्य को निश्चित कर देना, या रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करना। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ होता है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में, जैसे भारत का जो रुपया है उसको हम बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूरो में, ऐसे बदला। परिवर्तनीयता का मतलब बदलना। तो रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना या रुपए को बदल देना, यही इसका मतलब होता है। और भारत में रुपए की जो परिवर्तनीयता है, भारत में रुपए की परिवर्तनीयता भारत में रुपए की परिवर्तनीयता 1994 से लागू की गई है, ठीक है। रुपए की परिवर्तनीयता के लिए कि रुपए को कन्वर्टेबल बनाना है ताकि हम अन्य मुद्राओं के साथ इसको बदल सके, तो रुपए की परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। तारापोर समिति
तारापुर समिति का गठन किया गया था और यह तारापुर समिति बनी थी 1994 में। रुपए की परिवर्तनीयता केवल चालू खाते में होती है। रुपए की परिवर्तनीयता केवल चालू खाते में होती है, करंट अकाउंट में केवल चालू खाते में होती है। अभी हमने रुपये को पूंजी खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया है, वो केवल चालू खाते में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से, फाइनेंशियल डिफिसिट से, सरकारी व्यय घाटा या राजस्व प्राप्तियां? सरकारी व्यय घाटा, उधार, बजट घाटा, जमा उधार और देयताएं या केवल बजट घाटा? केवल बजट घाटा। देखिए आप इस आंसर को, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से होता है? ठीक है, सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्राप्ति का होता है, या सरकारी व्यय घाटा उधार का होता है, या बजट घाटा जमा उधार और देयताओं का होता है, या बजट घाटा का होता है? तो वित्तीय घाटा का जो संबंध है वो बजट घाटे से होता है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए भाई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? ए, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। बी, प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात। सी, निम्न कोटि के माल का निर्यात। डी, मालों के सस्ते दाम पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। तो डंपिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? ये डंपिंग शब्द अक्सर चर्चा में रहता है ना? तो डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। यानी कि हमारे देश में जो माल है, हमने जो गुड्स का प्रोडक्शन किया है, उसको जो उसका वास्तविक मूल्य है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या कहीं पर भारत में भी जो उसका वास्तविक मूल्य, उससे कम मूल्य पर हम उसको बेच रहे हैं, तो इसे हम डंपिंग कहते हैं। इससे जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो हमारी वस्तुएं अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। तो इसलिए इस डंपिंग पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है, एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग और आपूर्ति यानी कि सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण अर्थात प्रिंटिंग, छापना, प्रिंटिंग, और आपूर्ति अर्थात सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? ए, सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस नोएडा द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा, है ना? तो किसके द्वारा ये की जाता है? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति ये सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आपका बंबई में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। इसका सही आंसर है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? ए, 1921 से 1931, बी 1911 से 1921, सी 1941 से 1951, डी 1931 से 1941। किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? इसको आप देखें, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तो इसका सही आंसर है 1911 से 1921 का जो टाइम पीरियड है वो ऋणात्मक वृद्धि दर का है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रापूर्ति मनी सप्लाई को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रापूर्ति मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है। और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए,
मांग धिक्यस्फीति, डी विस्फीति, सी लगातार स्फीति, डी प्रत्यय स्फीति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको हम डिसइंफ्लेशन कहते हैं, विस्फीति या डिसइंफ्लेशन। नेक्स्ट प्रश्न पे देखें। नेक्स्ट प्रश्न है ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है? ऋण सेवा अनुपात का अर्थ निर्यात और ऋण पर कुल व्यय का, आयात और कुल ऋण का, घरेलू बचत और आयात का, घरेलू बचत और कुल ऋण का। तो ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है? ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है? तो इसका सही आंसर है निर्यात और ऋण पर कुल व्यय का। ऋण सेवा अनुपात का जो अर्थ है वो निर्यात और ऋण से पर कुल व्यय का अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चले। नेक्स्ट प्रश्न है सहभागिता नोट, इंग्लिश में पार्टिसिपेटरी नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए भारतीय संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विदेशी संस्थागत निवेश एफ आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी या क्योटो प्रोटोकॉल। किस चीज से ये संबंधित है? सहभागिता नोट। तो सहभागिता नोट संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण अवसंरचना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जाता है। वित्तीयन अर्थात फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग किसके द्वारा की जाती है? पैसा किसके द्वारा दिया जाता है? किसको? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ए नाबार्ड द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, डी कुछ चुने हुए राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा। तो किसके द्वारा? जो ग्रामीण अवस्थापना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो फाइनेंसिंग की जाती है, उसका वित्तीयन किया जाता है, उसका पैसा दिया जाता है। उसका सही अर्थ हो गया नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा 1995 में इस स्कीम को लाया गया था, तो इसका सही आंसर हो गया नाबार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगठित मुद्रा बाजार के संगठक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? भारतीय संगठित मुद्रा बाजार यानी कि मॉनेटरी मार्केट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? ए ट्रेजरी बिल, बी जमा प्रमाण पत्र, सी वाणिज्यिक पत्र, डी वाणिज्यिक बिल, पांचवा रिवर्स प्रतिवर्ती रेपो और नगद प्रबंधन बिल। अब आप बताइए 1, 2 और 6 है, 2, 3, 4 और 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये उपयुक्त सभी है। मुद्रा बाजार के कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, संगठित बाजार में हम दो चीजें देखते हैं कि एक हमारे पास मुद्रा बाजार होता है और दूसरा हमारे पास पूंजी बाजार होता है। बेसिकली जो मनी मार्केट होता है वो अल्पकालिक होता है और जो हमारे पास पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट होता है वो दीर्घकालिक होता है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4 और 5 नगद प्रबंधन बिल जैसी कोई चीजें नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? ए अवस्थापना विकास से यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत निर्माण योजना, इसे मेक इन इंडिया मत समझिए आप, मेक इन इंडिया अलग है। भारत निर्माण योजना एक पहले भी आई थी, 2005 में भी आई थी और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो अवस्थापना विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बनाना था। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी या संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है?
तो चूंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो हमारे पास संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है, जबकि चक्रीय बेरोजगारी जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो विकसित देशों में होती है। चूंकि भारत एक विकासशील देश है तो यहां पर संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1969 में, बी वर्ष 1984 में, सी वर्ष 1975 में, डी वर्ष 1999 में। समेकित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है प्रोग्राम, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आरंभ हुआ वर्ष 1975 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निर्यात आयात बैंक इनकी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? ए 1980 में, बी 1982 में, सी 1981 में, डी 1989 में। तो इसका गठन हुआ था 1982। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है, किस प्रकार से होती है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार? ज्यामितीय क्रम में, जियोमेट्रिक मीन में, अंक गणितीय क्रम में, अरिथमेटिक मीन में, हरात्मक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो जियोमेट्रिक मीन में होती है। माल्थस ने कहा कि एक तरफ जनसंख्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या पॉपुलेशन है, और दूसरे तरफ संसाधन है, संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। माल्थस ने कहा पॉपुलेशन ज्यामितिक जियोमेट्रिक मीन से बढ़ती है 2, 4, 16, 32, जबकि संसाधन अंक गणितीय अरिथमेटिक मीन से बढ़ता है 1, 2, 3। तो फिर यदि जनसंख्या ज्यामितिक से बढ़ेगी और उसके तुलना में रिसोर्सेस कम है तो अकाल वगैरह इस प्रकार की समस्याएं आनी स्वाभाविक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है फिलिप वक्र या फिलिप कर्व किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? वह विस्फीतियम बेरोजगारी का संबंध दिखाता है, वह मुद्रास्फीतियम बेरोजगारी का संबंध दिखाता है, मुद्रास्फीतियम अदृश्य बेरोजगारी दिखाता है, मुद्रास्फीतियम चक्रीय बेरोजगारी को दिखाता है। तो फिलिप वक्र जो थे, एक फिलिप एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो संबंध है वो फिलिप वक्र से दिखाया था, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, इनवर्स रिलेशन होगा। यदि इन्फ्लेशन होगा तो उसका बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि बेरोजगारी होगा तो उसका इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों के मध्य जो संबंध था वो इस फिलिप वक्र के द्वारा दिखाया गया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा आज का, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए करेंसी का नियमन, करेंसी का नियमन इन द सेंस की जो पेपर करेंसी है उसको रेगुलेट करना, उसको इश्यू भी करता है, उसको छापता भी और उसको रेगुलेट भी करता है। विदेशी व्यापार का नियमन, हम जो फॉरेन के साथ ट्रेड करते हैं उसको कंट्रोल करना। साख का नियमन यानी कि क्रेडिट कंट्रोल करना, ऋण को कंट्रोल करना, या देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली करना। तो प्रश्न है कि कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? तो करेंसी का नियमन करना ये भी बिल्कुल इनका कार्य है। साख नियमन हमने देखा कि क्रेडिट कंट्रोल के तहत वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स के द्वारा वो मनी को कंट्रोल करता है, और देश के विदेशी विनिमय कोषों की भी ये रखवाली करता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये काम जो है विदेशी व्यापार का नियमन, ये काम आरबीआई का नहीं है, बल्कि ये काम है वाणिज्य
मंत्रालय। ये काम वाणिज्य मंत्रालय। ठीक, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।